नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि राज्यपाल से संबंधित है। आज राज्यपाल अलग तरीके से पढ़ेंगे। राज्यपाल की भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में, वहीं राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक प्रमुख के रूप में। दो रूपों में जानेंगे राज्यपाल की भूमिका को। मुख्य परीक्षा का उत्तर भी बन जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी और सभी परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल नॉलेज का यह वीडियो है भारतीय संविधान का। राज्यपाल की भूमिका दो रूपों में हम आज पढ़ेंगे। पहला है केंद्र का एजेंट। केंद्र का एजेंट कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है। वहीं केंद्र का एजेंट ना होकर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, तो संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका समझते हैं। देखिए, केंद्र के एजेंट के रूप में पहली बात, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति कौन होता है? केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है। और राज्यपाल कहाँ बैठ रहा है? राज्य सरकार में सबसे बड़े पद पे है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का प्रथम व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जो केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया है, वो किसके अधीन अंतर्गत कार्य करेगा बताइए? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है, केंद्र के द्वारा की जा रही है। राष्ट्रपति आखिर नियुक्ति कैसे करेगा? केंद्र की अनुशंसा पर करेगा ना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुशंसा करेगी उस व्यक्ति को, तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से वह राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो यह भूमिका दिखाती है कि यह एक केंद्र का एजेंट है राज्यपाल, न कि संवैधानिक प्रमुख है नियुक्ति के संबंध में। वहीं कार्यकाल देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होगा। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले कभी भी हटा सकता है। यहां एक शब्द आता है गवर्नर के लिए, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत अर्थात राष्ट्रपति की जब इच्छा हो तब राज्यपाल को हटाया जा सकता है। तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में दिखती है, क्योंकि नियुक्ति और उसके हटाने का पूरा पावर केंद्र के पास है, अर्थात राष्ट्रपति के पास है। तो ऐसे में राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करेगा। वहीं तीसरी बात, संविधान का अनुच्छेद 200 अनुच्छेद है, यह केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल की भूमिका को दर्शाता है। कैसे? कोई भी राज्य का विधेयक है, राज्यपाल को यह एक अधिकार है, विवेकाधिकार है कि कोई भी विधेयक जिसे उसे लगता है कि यह राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिए, ये राज्यपाल का विवेकाधिकार है। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं कर रहा है। वो कोई भी विधेयक जिसे राज्यपाल को लगता है कि वह राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए भेजा जाना अनिवार्य है, तो उसे वो सुरक्षित रखता है। उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित रख सकता है, उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत इस भूमिका को, राज्यपाल की जो भूमिका ये है, वह केंद्र के एजेंट के रूप में प्रदर्शित होती है। इसमें एक विधेयक को तो राज्यपाल रखेगा ही रखेगा। वह विधेयक है जैसे हाई कोर्ट माने राज्य का उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने के संबंध में कोई विधेयक राज्य सरकार पारित करती है, तो उस विधेयक को राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए रखेगा ही रखेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि राज्यपाल की भूमिका एक केंद्र के एजेंट के रूप में होती है। वहीं राज्यपाल के ऐसे कर्तव्य हैं संवैधानिक प्रमुख के रूप में, जो उसे केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं दर्शाकर एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसके कार्य को दर्शाते हैं कि वो एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और बहुत ही
गंभीर व्यक्ति है। संवैधानिक प्रमुख के रूप में हम देखते हैं राज्यपाल के कार्यों को। तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में क्या कार्य हैं? बहुत से कार्य हैं जो उसके संवैधानिक प्रमुख के रूप में हैं। यही कार्य हम पढ़ लेंगे तो राज्यपाल हमारा पूरा हो जाएगा और एक मेंस का आंसर भी हो जाएगा। तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका, जैसे राज्य का विधानसभा होता है, विधान मंडल का सत्र, विधानमंडल का जो सत्र है उसे आहूत करना, बुलाना, आहूत करने का काम करता है राज्यपाल। वहीं सत्र को संबोधित करता है। ये सब संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कार्य हैं। सत्र को संबोधित करना, विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, ये राज्यपाल का कार्य है, जो कि एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसका कार्य है ये राज्यपाल का। वहीं एक व्यक्ति कौन? एंग्लो इंडियन व्यक्ति को, जो यह लगता है राज्यपाल को कि उस आंग्ल इंडियन व्यक्ति का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक व्यक्ति को जो कि आंग्ल इंडियन है उसे मनोनयन करने का, विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार है, पावर है, जो कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। वहीं विधान परिषद जहां जहां होती है, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। ये जो शक्ति हैं, इसमें से कुछ शक्तियां जैसे कि विवेकाधिकार शक्ति नहीं है, इसमें राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर यह कार्य करता है। राज्य मंत्री परिषद सलाह करेगी इस व्यक्ति को आंग्ल इंडियन के रूप में विधानसभा में आप मनोनयन कर दीजिए, ऐसी सलाह देती है राज्य मंत्री परिषद, जो कि मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा के लिए 6 सदस्यों को मनोनयन के लिए भी राज्यपाल को सिफारिश कर सकती है। तो वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में ऐसे वो कार्य करता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं, जैसे नियुक्तियों के संबंध में हम देखते हैं, जो कि वो राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य को दर्शाते हैं, ना कि केंद्र के एजेंट के रूप में। आइए कुछ कार्यकारी शक्तियों को भी जानते हैं, जो कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करता है। कौन सी कार्यकारी शक्ति हैं? पहला, कार्यकारी शक्ति। गवर्नर की कार्यकारी शक्ति में अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद 164 कहता है। वहीं जिला जज की नियुक्ति, जो जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जाती है राज्यपाल के द्वारा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण करना, निर्वहन करना, संपादन करने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। ध्यान रहे, मंत्री परिषद की सलाह पर, और मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के अधीन अंतर्गत होता है। मुख्यमंत्री प्रमुख होता है मंत्री परिषद का। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पब्लिक सदस्य। वहीं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, इन सब के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मेन बात, एक बात समझ लीजिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। इनको हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जैसा ही है, समझिए।
राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं। तो ये राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है, यह भी संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका को दर्शाती है। वहीं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश 213 अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश कब जारी होता है? जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, ऐसे में राज्य में किसी विशेष विषय पर कानून बनाने का बहुत आवश्यकता हो गई हो, किसी राज्य सूची के विषय पर या समवर्ती सूची के उस विषय पर जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। किस विषय पर? राज्य सूची के विषय पर या फिर समवर्ती सूची के उन विषयों पर जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। उन विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश तभी जारी होता है जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और कानून बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई हो। ऐसी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, उसकी सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के अधीन एवं अंतर्गत। वहीं राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं जो कि उसे संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए बाधित करती हैं। जैसे कि हम अनुच्छेद 356 संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसकी भूमिका होती है। इससे पहले हम आपको 356 पढ़ा देते हैं। 356 बहुत जरूरी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 बताता है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राज्य का शासन जब संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, यह ऐसा प्रतीत हो जाता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश नहीं होती है, वह केंद्र को अनुशंसा करता है कि राज्य का शासन संविधान के अधीन अंतर्गत नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब राज्य सरकार के पावर यहाँ पर नहीं रहती है जब राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में आपने जाना। आइए, राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं। ये भी विवेकाधीन शक्ति है राष्ट्रपति की, कुछ राष्ट्रपति शासन लगाने की एक विवेकाधीन शक्ति है। इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेता है राज्यपाल। कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियां होती हैं जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह राज्यपाल के द्वारा नहीं ली जाती है। एक दो हम बता देते हैं। जैसे कोई भी सरकार बना रहा है राज्य में, उसे बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यपाल को ऐसा लगता है कि अमुक सरकार ने सदन में अपना बहुमत खो दिया है, मतलब संख्या बल कम हो गया है और यह प्रमाणित भी हो गया है, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए उस मुख्यमंत्री को जो त्याग पत्र नहीं दे रहा है, उसने अपना संख्या बल खो दिया है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके मुख्यमंत्री को हटा सकती है। वहीं राज्यपाल एक राज्य का मुख्यमंत्री गवर्नर तो होता ही है, केंद्र द्वारा वह अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का भी गवर्नर बना दिया जाता है। कई राज्यों में राज्यपाल कई दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के भी गवर्नर होते हैं, तो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाने के लिए वह मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेगा, अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करेगा। उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेगा। ये उसके विवेकाधीन परिस्थितिजन्य शक्तियां हैं। वही चुनाव हो गया। चुनाव के समय उसे लगता है कि किसी पार्टी ने बहुमत प्राप्त नहीं किया है, तो वो अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करेगा राज्यपाल। किस विषय में? सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए कि अमुक व्यक्ति आप आइए, सरकार बनाइए। वो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। चुनाव हो गया, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, सब बहुमत से कम कम है, तो राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके जिसे चाहेगा उसे सरकार बनाने के लिए पहले आमंत्रित करेगा। आमतौर पर होता यह है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं, बहुमत में नहीं है, उसको राज्यपाल आमंत्रित करता है। आमतौर पर ऐसा होता है। आइए राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का प्रयोग देखते हैं। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद
72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं। क्षमादान शक्तियों में कुछ टर्म हैं, जैसे लघुकरण करना सजा को, परिहार करना, निलंबन करना, है ना, क्षमा कर देना शक्ति को। तो ये सब टर्म है। इन शब्दों के टर्म को थोड़ा सा हम समझाते हैं हल्का सा, फिर बताते हैं कैसे काम करेगा ये। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, कुछ मामलों में राष्ट्रपति से भिन्न है। आइए जानते हैं। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां देखिए दी गई हैं, जो कि राष्ट्रपति के समान ही हैं। देखिए, लघुकरण, कम्यूटेशन, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करता है विभिन्न परिस्थिति में। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमा करता है। अब इसमें एक बात जान लेना जरूरी है कि ये क्षमा किस स्थिति में होगी। जब कोई व्यक्ति राज्य क्षेत्र के अधीन अंतर्गत किसी कानून का उल्लंघन करता है, राज्य द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, तो राज्यपाल के समक्ष वह उस कानून के उल्लंघन में दी गई सजा के छूट के लिए वह अप्लाई कर सकता है। वही कोई केंद्र सरकार के अधीन अंतर्गत बनाए गए कानून या उसके क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए कानून का उल्लंघन करता है, तो वह राष्ट्रपति के समक्ष अपनी क्षमा याचिका प्रस्तुत करता है। यहाँ टेरिटरी बटी हुई है। यदि राज्य सरकार के कानून का उल्लंघन हो रहा है व्यक्ति के द्वारा और जो सजा मिली है उस सजा को कम करने, क्षमा याचना करने के लिए राज्यपाल के पास वह व्यक्ति गुहार लगाएगा। यदि केंद्र सरकार के अधीन अंतर्गत बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रहा है व्यक्ति, तो वह अपने प्राप्त की गई सजा के लिए राष्ट्रपति के समक्ष गुहार लगाएगा। बात समझिए। अब आइए लघुकरण। लघुकरण ये एक क्षमादान शक्ति का एक प्रयोग है, उपकरण है। इसमें कैसे क्षमादान किया जाता है? जैसे कि बड़ी सजा कोई है, कोई बहुत बड़ी सजा मिल गई, 20 साल की सजा, उस सजा को कम कर देना। लघुकरण का मतलब ही है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन माने बड़ी सजा को छोटी सजा कर देना। बड़ी सजा को छोटी सजा कर देना। परिहार, परिहार का क्या मतलब है? अंग्रेजी में रेमिशन बोलते हैं, लघुकरण को कम्यूटेशन बोलते हैं। परिहार है सजा की प्रकृति को नहीं बदलता है, प्रकृति वही रहती है। कठोर सजा है तो कठोर ही बनी रहेगी, कठोर सजा है तो कठोर ही बनी रहेगी, प्रकृति नहीं बदलेगी, लेकिन अवधि कम हो जाएगी। सजा की प्रकृति नहीं बदलेगी परिहार में, बल्कि सजा कम हो जाएगी, सजा की अवधि कम हो जाएगी। कठोर सजा है, सश्रम कारावास दिया गया है, तो ऐसे में सश्रम कारावास वो 10 साल को दी गई है सजा, तो वो 5 साल की सजा हो जाएगी। विराम, विराम को अंग्रेजी में रेस्पाइट बोलते हैं। विराम, रेस्पाइट, विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना, विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना। वही प्रतिलंबन, रेप्राइव, प्रतिलंबन, रेप्राइव मतलब सजा को, प्रतिलंबन सजा को कुछ समय के लिए रोक देना। मान लीजिए लेडीज को सजा दी गई है और गर्भवती है, तो उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, प्रतिलंबन किया जाता है। आइए राष्ट्रपति हम के संबंध में और राज्यपाल के संबंध में पांचवा जो है क्षमा, क्षमा माने पूरी तरह से सजा को क्षमा कर देना, इसको समझते हैं। मान लीजिए लघुकरण में मृत्युदंड को, बड़ी सजा को छोटी सजा कर दी गई है, पूरी प्रकृति ही बदल गई। राज्यपाल ऐसा कर सकता है, मृत्युदंड जो सजा दी गई है उसको छोटा सजा कर सकता है, बड़ी सजा को छोटी सजा कर सकता है, वही पूरी तरह नहीं माफ कर सकता। क्षमा जो शब्द है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया, क्या राज्यपाल मृत्युदंड को एकदम से माफ कर सकता है? राज्यपाल मृत्युदंड को एकदम से क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को यह पावर है
कि पूरी सजा माफ, ना बड़ी सजा को छोटी सजा में करना है, ना प्रकृति बदलना है, ना विराम करना है, ना सजा को रोक देना है। किसी ने अपील की राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने उसको पूरी तरह से क्षमा कर दिया, अब फ्री है, जेल से मुक्त हो गया। तो यह सजा किस विषय में है? मृत्युदंड के विषय में। किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो पूरी तरह क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। वहीं राज्यपाल के संबंध में सरकारिया आयोग बना था। सरकारिया आयोग 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी राज्यपाल के संबंध में सिफारिश करने के लिए। क्या सिफारिशें थी? सरकारिया आयोग ने कहा था कि केंद्र का एजेंट के रूप में जो राज्यपाल कार्य करता है, उसकी उस भूमिका को काटने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जब नियुक्त की जा रही हो तो राज्य के सीएम से, मुख्यमंत्री से जरूर सलाह लेनी चाहिए। केंद्र के एजेंट के रूप में उसे थोप देना नहीं चाहिए। तो मुख्यमंत्री से सलाह अनिवार्य की थी सरकारिया आयोग ने। जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था। 5 वर्ष का कार्यकाल है। प्रसाद पर्यंत माने राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले कभी भी राज्यपाल को हटा सकता है केंद्र की अनुशंसा पर। तो सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि उसका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, उसे फिक्स किया जाए 5 साल तक, उसे रहने दिया जाए, उसे हटाया ना जाए। तो फिक्स टेन्योर करने की बात की थी सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग ने यह भी कहा था कि राजनीतिक व्यक्तियों को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, विशेषकर उन व्यक्तियों को राज्यपाल बनाना चाहिए जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, विद्वान हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं और बहुत सी बड़ी योग्यता को धारण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल बनाना चाहिए। वहीं जो राज्यपाल राष्ट्रपति केंद्र की एजेंट के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, है ना, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं। तो अंतिम, सरकारिया आयोग ने कहा था, अंतिम अस्त्र के रूप में आर्टिकल 356 का प्रयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाना है। विशेष परिस्थिति जब हो जाए, ये नहीं कि मनमाने कभी भी आप राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा केंद्र सरकार को कर रहे हो, ऐसा नहीं। अंतिम अस्त्र के रूप में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। किसने? सरकारिया आयोग ने। वहीं एक बार राज्यपाल बन जाने के बाद सरकारिया आयोग ने यह भी कहा था, एक बार राज्यपाल बन गया है उसे दोबारा राज्यपाल नहीं बनना चाहिए। तो यह सिफारिशें सरकारिया आयोग की थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राज्यपाल हमने पढ़ा केंद्र के एजेंट के रूप में और संवैधानिक प्रमुख के रूप में। वहीं राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां भी हमने देखी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और कार्यकारी शक्तियां हमने देखी राज्यपाल की। कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।